খেলা হবে, বিকাশ হবে। सहारा प्रणाम। दंगल 2021 में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। पश्चिम बंगाल के 8 चरण के संग्राम का आज पहला चरण है। पहले चरण की 30 सीटों पर 5 जिलों में बम्पर वोटिंग हो रही है। मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शाम 5:30 बजे तक करीब 80% मतदान हो चुका है, जबकि मतदान आखिरी आधा घंटा इसका चल रहा है। पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसक घटनाओं को छोड़कर हालात सामान्य रहे। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया की 9, बांकुरा की और झारग्राम की 4 और पूर्वी मिदनापुर की 7 और पश्चिमी मिदनापुर की 6 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं असम में भी आज 12 जिलों की 47 सीटों पर वोट डाले गए। असम में 5 बजे तक 71.62% से ज़्यादा मतदान हुआ। असम में लोगों ने वोटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। पहले चरण में जहां बंगाल में टीएमसी को अपनी सरकार को बचाए रखने की चुनौती है, वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर लगी है। जानकार इस वोटिंग को ठीक ठाक बता रहे हैं और माना जा रहा है कि आखिरी आंकड़ा 80% के पार जा सकता है। पांच राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी के तहत पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण का मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर और असम की 47 सीटों पर वोट डाले गए। बाकी 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में वोटिंग का ट्रेंड क्या रहा और असम में क्या इसके मायने रहे? बंगाल में दीदी को और असम में मोदी को अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। दंगल 2021 के अपने शो चुनावी रण पहला चरण में जानेंगे बंगाल के वोटर का मूड और भांपेंगे असम के मतदाता का मिजाज। बहस में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ कोलकाता स्टूडियो से टीएमसी के नेता प्रभात तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा दुआ और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक। सबसे पहले प्रभात जी, आपके पास आ रहा हूँ। पहले चरण का मतदान, 80% वोटिंग। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से बातचीत हो रही थी, नेताओं से बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा था कि बहुत ज़बरदस्त वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल की जनता का इसमें शुक्रिया, लेकिन वो इसको अपने पक्ष में हुई वोटिंग बता रहे हैं। उनका कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी से लोग त्रस्त थे, लोग परेशान थे और कहीं ना कहीं लोग निकल कर बाहर आए हैं ममता दीदी के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ वोट करने। आपका रिएक्शन? मैं बता दूं कि ये जो भाजपा वाले मुंगेरी डाल के हसीन सपने देख रहे हैं, इनको पता नहीं है जो फर्स्ट चरण का मतदान हो रहा है उसमें 30 सीटों पे पिछली बार हम लोगों ने जीत हासिल की थी और वहां भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। तो ये मुंगेरी डाल के हसीन सपने नहीं तो और क्या है। और 80% मतदान या उससे ज्यादा मतदान अभी भी चल रहा है। अगर होता है तो ये जो है सबसे बड़ा चीज है कि गणतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है वो मतदान होता है और उसमें इतने ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। युवाएं हैं, महिलाएं हैं, सभी तबके के लोग हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये ममता दीदी का जो प्रचार प्रसार है कि आइए और आप अपना वोट दीजिए। आज ममता दीदी ने ट्वीट किया और कहा कि आइए और आकर अपना वोट दीजिए। तो ये उसका काम है। ये भाजपा और दूसरे दल जो अपना सपना देख रहे हैं वो सपना देखते रहे। हम लोग तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और पहले चरण के मतदान में आप देख लीजिएगा कि हमारा 30 सीट हम बनाएंगे। पहले चरण में 30 सीटें हैं। 30 सीटों पर भारतीय जनता तृणमूल कांग्रेस जो है वो जीत दर्ज करेगी। नेहा दुआ हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। नेहा, टीएमसी का दावा है कि ममता दीदी की अपील पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकले हैं और उन्होंने वोट किया है और कहीं ना कहीं राज्य में जो विकास हुआ है उसके चलते भारतीय जनता पार्टी को वोट न देकर टीएमसी की तरफ लोगों का एक बार फिर से रुझान है। बीजेपी का दावा क्या है इन 30 सीटों को लेकर? देखिए, जो ये हमें कह रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुझे लग रहा है यही देख रहे हैं। क्योंकि मैं ये कहूंगी एलिस इन वंडरलैंड कि ममता दीदी तो इस वक्त एलिस बनी हुई है और वंडरलैंड में घूम रही हैं। उनका बहुत जल्दी वंडरलैंड से बाहर आके नॉर्मल लैंड पे आ जाएंगी और उनको पता लग जाएगा कि उनको बंगाल की जनता ने नकार दिया है। इनका कहना कि उनके कहने पर जनता आगे वोट दे रही है, ये तो सरासर गलत है।
जनता वोट दे रही है क्योंकि उसको परिवर्तन चाहिए, उसको बंगाल में परिवर्तन चाहिए। और भाजपा ने यही बोला है कि हम परिवर्तन आपको देंगे, हम आपको सोनार बंगला देंगे, जिसकी कल्पना कभी रविंद्रनाथ टैगोर ने की, ऐसे बड़े बड़े लोगों ने जिनका नाम सुभाष चंद्र बोस ने की। तो ऐसी जो उन्होंने कल्पना की वैसा सोनार बंगला हम बना के देंगे। और टीएमसी को इसलिए वोट नहीं मिलेगा अगर इन्होंने काम के नाम पे क्या किया है, सिर्फ गुंडागर्दी। इन्होंने वहां पर कटमणी, टोलामणि ये सब फैलाया, इनका शारदा चिटफंड खुला पड़ा है, अभी भी जनता के सामने है। इन्होंने ले दे के श्री राम के नाम पर भी राजनीति करी, उसमें भी जिसने श्री राम का नाम लिया उसे जेल में बंद कर दिया, फिर खुद ही मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद घूमना शुरू कर दिया। तो ये घबराई हुई है। और अभी देखिए कल ही तो बयान आया है, हमारे उपाध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है जिले का, उसको कॉल करके कहती हैं कि तुम मेरे लिए वो करो, कैंपेनिंग करो। शायद आपको ये न्यूज नहीं पता, लेकिन ये सुबह से बहुत वायरल न्यूज है कि हमारे उपाध्यक्ष को, जो पहले कभी टीएमसी में नेता होता था, लेकिन यही कटमणि और टोलामणि की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से उसने टीएमसी छोड़ी। रात को दीदी को उसको कॉल करने की जरूरत पड़ती है और बोलने की जरूरत पड़ती है कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हमारे लिए कैंपेनिंग करो। प्रभात जी क्यों ऐसा कर रही है दीदी? लग रहा है कि दीदी कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैं कह रही हूँ ममता दीदी नंदीग्राम के कैंडिडेट हैं और वो कैंडिडेट जो हैं अपने वोटरों से बात कर सकती हैं, अपील कर सकती हैं। और वो हमारा पुराना तृणमूल का कर्मी था, कार्यकर्ता था, नेता था, उसको फोन करना कोई अपराध नहीं माना जाता है। तो ये आप गलत कर रहे हैं। अरे लेकिन दूसरी पार्टी में वो चला गया है, दूसरी पार्टी में चले जाने के बाद जब उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया है तो उसको इस तरीके से करना, भारतीय जनता पार्टी कह रही है डोरे डाल रहे हैं। आप बैकफुट पर चले गए हैं, आपके पास नेता नहीं है, इसलिए आप उनको वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं और वो जाके आपके फोनों को वायरल कर देता है। अभी ये वीडियो सत्यापित नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता दूं कि ये क्या हम झूठ बोल रहे हैं? सुबह से ये वायरल न्यूज है, आपको भी शायद पता ही होगा। आप बताइए अगर झूठ कह रहे। दूसरा, ममता दीदी की कैंपेनिंग के लिए शरद पवार आते हैं, ममता दीदी की कैंपेनिंग के लिए किसान नेता आते हैं, राकेश टिकैत। ममता दीदी के लिए अखिलेश यादव आता है। हमारे लिए तो कोई नहीं है, लेकिन हम अपने लिए दम पे लड़ रहे हैं। तो इसे कहते हैं दम पे लड़ना, और हम जीत के दिखाएंगे बंगाल में आपको अपने दम पे। भाजपा 200 से पार करेगी सीटें, ये आपके ऊपर लागू होने के। चलिए अगर आज के फेज की बात करें तो 30 सीटों पर चुनाव था, 27 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास पिछले चुनावों में थी। डॉक्टर सुनील कौशिक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। डॉक्टर सुनील, दावे यहाँ पर दोनों पार्टियों के हैं कि 30 की 30 सीटें दोनों जीत रहे हैं। ये तो 60 हो गई कुल मिला के, कुछ कांग्रेस वामदल को भी चली जाएंगी। तो चुनाव हुआ है 30 सीटों पर और इनका कहना है कि 30 सीटें बीजेपी जीत रही है, टीएमसी का कहना है 30 सीटें बीजेपी जीत रही है। क्या लगता है आपको वोटिंग परसेंट जो 80% के आसपास अगर जाता है तो उसके क्या मायने निकाले जाएँ? नहीं, भूपेश जी 80% छूता है या 80% से ऊपर जाता है तो मैंने अभी भी थोड़ा देर पहले भी डिबेट में कहा था कि ये वहाँ का उत्साह है और उत्साह के साथ साथ आक्रोश भी है वहाँ का जनता का। तमाम के ऐसे हालात बने हुए हैं, उसको देखते हुए ये जागरूक जनता वहाँ का वोट के माध्यम से ही बदला लेना चाहती है, वोट के माध्यम से ही उस प्रदेश को बदलना चाहती है। तो ये हर बार के इलेक्शन में वहाँ देखने को मिलता है। दूसरा, 30 सीटों पर चुनाव है। 30 सीटों में पिछले चुनाव में 27 पे टीएमसी थी, 2 पे कांग्रेस थी और 1 पे आरएसपी थी। यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें 2019 के चुनाव को लेकर के, कि जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 121 विधानसभा सीटों पर बढ़त की और टीएमसी ने 164 विधानसभा सीटों पर बढ़त की थी। उसी 121 में से आज की जो 30 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें से 12 सीटें ऐसी हैं जिन पे 2019 के लोकसभा सीटों में 12 सीटों पर बीजेपी को बढ़त थी। 2016 में 1 सीट भी नहीं आई, लेकिन बढ़त 2019 में लोकसभा के चुनाव में 12 सीटों पर होती है बढ़त। और जो 2014 की अपेक्षा 2019 में यदि वोट प्रतिशत 23% बीजेपी का बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी का वहां खाता नहीं खुलेगा। हो सकता है कि 10 सीटें आ जाएं, हो सकता है 5 सीटें आ जाएं, हो सकता है कुछ और आंकड़े हों, लेकिन जिस तरीके के वहां हालात बने हुए हैं उस हालातों को देखते हुए वोट प्रतिशत वही उसी आंकड़े को छू रहा है जो बार बार वहां जिस आंकड़े को छूता है वहां की जनता छूती है। तो चौंकाने वाले आंकड़े तो होंगे निश्चित तरीके से। और जो अंदर से भरा हुआ है कि एक कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता हो या बिल्कुल सिंपल फैमिली से बिलोंग करता हो, तो उसने अपने घर के किसी व्यक्ति को खोया है या वहां जो चीजें देखी हैं कि बम्बें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं
इतनी दुर्घटनाएं वहां हुई, राजनीतिक दुर्घटनाएं मैं मानूंगा उनको, कि जिस तरीके से आक्रोश कार्यकर्ताओं में है कि एक दूसरे को मारने के लिए उतारू वहां के कार्यकर्ता हो गए हैं। यदि ऐसा प्रदेश में इलेक्शन देखने को मिलता है, किसी राज्य में आप देखेंगे तो 80% से ऊपर इलेक्शन का आंकड़ा नहीं कोई छू पाता प्रदेश, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा होता है। और इसलिए होता है कि वहां के जो हालात हैं भूपेश जी, वो बिल्कुल अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बिल्कुल अलग हालात हैं। यदि वहां 4 दशक या 3 दशक की बात करेंगे तो जहां हजारों की संख्या में लोग वहां मारे गए हैं, और जब सत्ता परिवर्तन होता है और लगता है किसी राजनीतिक दल को कि हम सत्ता तक पहुंच सकते हैं, उस पार्टी में उत्साह देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे अभी कि बीजेपी में है, बीजेपी उस सत्ता के संघर्ष पे है, उस लाइन में है कि मुझे लगता है कि हम सत्ता तक पहुंच सकते हैं। प्रभात जी, अगर यदि हम 10 साल पहले की बात करें तो वही टीएमसी की स्थिति, जब टीएमसी ने दूसरे राजनीतिक दल से सत्ता छीनी तो वही माहौल था देखने को जो आज का माहौल। चलिए प्रभात जी, यहाँ पर अगर ममता बनर्जी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पूरी तरह से बौखला गई है ममता बनर्जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है बांग्लादेश का, वो 2 देशों के बीच में मित्रता को बढ़ाने वाला दौरा है, उसको भी इसमें बंगाल में घसीटा जा रहा है। और ममता दीदी का कहना है कि चुनाव आयोग से शिकायत की है कि प्रधानमंत्री का पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए, वीज़ा रद्द कर दिया जाए। देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी जुमला पार्टी के महान नेता हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने अनशन किया था, वो जेल गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी उस समय थी और पूरा भारत जो है बांग्लादेश के साथ था, तो ये जेल क्यों गए और अनशन पे क्यों बैठे थे? तो ये जो है जुमला वाली बातें हर जगह करने कोई मतलब होता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन हर जगह जुमला खोलने कोई मतलब नहीं होता है। उन्होंने सत्याग्रह किया, उन्होंने जो है जेल गए, ऐसा बेकार की बातें जो है पॉलिटिकल लेने का जो है ये कैश करने का तरीका है। और रही बात पश्चिम बंगाल की, तो मैं पश्चिम बंगाल का आया था फिर से, तो ऐसा है पश्चिम बंगाल में ममता जी कहीं बौखलाई हुई नहीं है। आज उनके पैर में चोट है, फिर भी जो है वो महिला जो है पूरे पश्चिम बंगाल में जो है प्रचार प्रसार में सबसे अव्वल है, आगे है, और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। नेहा, ऐसा है कि 80% जो वोट होता है वो मायने रखता है कि आम जनता जो है वोट करने निकल गई है। नेहा, 80% करीब वोट जो है वो जा रहा, बम्पर वोटिंग इसको कहा जाता है। 30 सीटों पर आपका खाता भी नहीं खुला था, कितना दावा इस बार इन 30 सीटों पर? क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो पार्लियामेंट इलेक्शन में अच्छे खासे वोट आप यहां से हासिल करने में कामयाब रहे थे। आपका दावा क्या है इन 3 सीटों पर आज के फेस पर? देखिए आज के बेस पे अभी 8 चरणों में चुनाव है वहां पर, तो मैं एकदम से किसी निष्कर्ष पे नहीं निकलूंगी। ये जादू करने वाले ही जानेंगे, क्योंकि यही जादू से बता सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारी जीत निश्चित है और वहां की जनता को परिवर्तन चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने अभी देखिए टांग टूटने का बहाना, इसे मैं बहाना ही कहूंगी, क्योंकि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ, एक एक्सीडेंटल चोट थी उनको, ममता दीदी को, जिसको उन्होंने हमला बता दिया। हमला बताने के बाद जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप उसकी रिपोर्ट दीजिए, उस घटना का पूरा दुर्घटना क्रम बताइए कि कैसे हुआ, कैसे लगी, और सीसीटीवी की फुटेज दीजिए, तो उस बात पे गुल बत्ती गुल। तो इन लोगों की प्रॉब्लम ये है, जुमलाबाजी ये करते हैं और उसके बाद नाम भाजपा का लगाते हैं, क्योंकि जुमलाबाजी तो आपने कर दी कि हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, हम पे हमला हुआ है भाजपा की तरफ से। अब जब प्रूफ मांगे गए तो आप पीछे हट गए, तो आपने वो बात ही गुल कर दी, क्योंकि बत्ती गुल थी आपको पता था कोई हमला तो हुआ नहीं है, तो एक छोटा सा एक्सीडेंट था। अब एक्सीडेंट का बहाना जो है उसे सिंपैथी वोट गेन करने थे, लेकिन सिंपैथी वोट भी नहीं मिले, उल्टा किरकिरी हो गई, दीदी की तू होगी सारी जगह की। अपने मतलब आज इलेक्शन को जीतने के लिए अपने ऊपर हमला भी झूठा करवा रही है, दिखा रही है कि मेरा हमला हुआ मेरे ऊपर। तो जनता जो है ना वो झूठ से और टीएमसी के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है, इसलिए अब वो चाहती है परिवर्तन, और वो चाहती है परिवर्तन भाजपा ही उसे दिलवा सकती है। उनको यकीन है कि हम लोग ही वहाँ सुधार बंगला बना सकते हैं। डॉक्टर सुनील, अगर पश्चिम बंगाल की अगर राजनीति की बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए हैं, वो इतना बड़ा मुद्दा बन रहा है कि इफेक्ट करेगा वो, जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीम ममता बनर्जी हमला बोल रही हैं, लगता है आपको कि ये एक दिन की विजिट, जो 2 दिन की विजिट है, 1 दिन की विजिट है, ये इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल देगी, क्योंकि वोटिंग हो रही है और वहाँ पर प्रधानमंत्री बांग्लादेश में पड़ोसी मुल्क में मौजूद है? भूपेश जी, यदि वो बांग्लादेश में न होते,
यदि वो किसी और चक्र के चुनाव में यदि वो चुनाव की रैली को संबोधित कर रहे होते तो वही कवरेज मिलता जो आज उनको कवरेज मीडिया ने दिया है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के। दूसरा, निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि वहाँ जिस समुदाय को उन्होंने संबोधित किया है उस समुदाय के वोट वहाँ हैं पश्चिम बंगाल में, निश्चित तौर से एक संदेश देने का प्रयास किया है। और ये तो बीजेपी की रणनीति है, मैं इसको रणनीति ही मानूंगा, और ये अन्य पार्टियों को भी ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए कि कहाँ से किस तरीके से मैनेज करके हम संदेश दे सकते हैं, चाहे अपना वोटर हो, कार्यकर्ता हो, ये सारी व्यवस्थाएं या पार्टी अपनी रणनीति बना के चलती है तो निश्चित तौर से कहीं से न कहीं से संदेश दिया जा सकता है। यदि वो वहाँ गई भी, हम किसी दूसरे देश में जहाँ से संबोधन प्रधानमंत्री मोदी का हुआ है और मीडिया ने सीधा लाइव कवरेज दिया है, पश्चिम बंगाल में भी उसको सुना गया होगा, जिस तरीके से पूजा अर्चना वहाँ एक हिंदू के रूप में उन्होंने की है, काली मंदिर गए हैं, तो निश्चित तौर से वोट प्रभावित होगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि यदि वो वहां न होते तो वोट प्रभावित न कर पाते। प्रभात तिवारी कहीं न कहीं से तो वो रैली को संबोधित कर रहे होते, और आज भी ममता दीदी ने कहीं से रैली संबोधित की है, जब अमित शाह ने किया, अन्य राजनीतिक नेताओं ने की है, तो ये नहीं कह सकते कि वो प्रधानमंत्री मोदी घर बैठे होते, कहीं ना कहीं से होता। चलिए, कहीं ना कहीं से होता तो उसका इंपैक्ट भी पड़ता और कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगता कि अब वहां से नहीं तो यहां से कर रहे हैं, यहां से नहीं तो वहां से कर रहे हैं। प्रभात, जब आप लोगों ने इतना काम किया है, विकास का इतना काम किया है, आपकी टिप्स पे हैं, आपने जो योजनाएं चलाई हैं उससे आम पश्चिम बंगाल की जनता को फ़ायदा मिला है, और आपको लगता है कि इस बार बम्पर वोटिंग सिर्फ आपके लिए हो रही है, दीदी ने कह दिया निकलिए घर से बाहर और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए, तो उसका मतलब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है, तो फिर आपको इतना भय डर क्यों सता रहा है? बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी भी दूसरी जगह से चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रही हैं। वो गए हैं बांग्लादेश, दूसरे देश में विजिट करने गए हैं, अपने देश की बात रखने गए हैं, उसका बंगाल हाँ 10 सालों में। हाँ जी, बोलिए जी, मुझे हेलो। हाँ, आपसे ये 10 साल में हम लोगों ने काम किया है, और हम जो है जो बोलते हैं वही करते हैं। दीदी ने जो बोला है वही किया है। आप देखिए, कन्याश्री का जो प्रकल्प है वो पूरे विश्व में नंबर 1 पे हुआ है, जबकि यहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में क्या होता है आपको पता है, इनके यहाँ जो है स्वास्थ्य कार्ड के ऊपर में क्या होता है आपको पता है, लेकिन हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य कार्ड है, स्वास्थ्य साथी कार्ड पे 5 लाख का मेडिक्लेम होता है, जो कि पूरे परिवार को साल भर में इलाज करने का मुफ्त मौका मिलता है, 5 लाख रुपए तक का। तो हमारे पास में बहुत सारी स्कीम है। हमने राशन फ्री दिया है। हम कहते हैं कि आप गैस फ्री कर दो ना, हमने तो राशन फ्री कर दिया, आप गैस फ्री कर दो, नहीं कर सकते हो ना, तो इसीलिए आपने डबल दाम कर दिए हो। 7 साल में आपने डबल दाम कर दिया है गैस का। पेट्रोल जो है वो आसमान छू रहा है। तो भैया ऐसे जुमलाबाजी की सरकार जो है और जुमला प्रकल्प जुमला घोषणाएं करने से नहीं होने वाली है। सोनार बंगला ममता दीदी बनाएंगी, और ममता दीदी के नेतृत्व में ही पश्चिम बंगाल आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। और हम लोग जो है 294 सीट पर बड़े मजबूती से लड़ रहे हैं, और आप देखिएगा 2 मई को हम लोग जो है दूसरी बार गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं। ममता दीदी हमारी मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रही है। गरीब है, उनके लिए कितनी नौकरियां आपने दी, और अभिषेक बनर्जी का तो खाता ही कहाँ कहाँ खुला हुआ है विदेशों में, उनकी बीवी का खाता कहाँ कहाँ है, ये तो जनता को पता ही है। अमित शाह के पुत्र का खाता कहाँ कहाँ खुला हुआ है, उनका बिजनेस व्यवसाय कैसे इतना आगे बढ़ गया, अंबानी अदानी कहाँ पहुँच गए। भैया देखिए, ऐसा है किसी के ऊपर उंगली उठाओगे तो अपने ऊपर भी उंगली उठेगी, इसलिए आप अपनी बातें कीजिए। आपका भतीजा क्या कर रहा है, तो भाई भतीजावाद भाजपा में है, ठीक है ना। और रही बात घोषणाओं की, तो आप 7 साल में आपने क्या किया है, नौकरियां। डॉक्टर सुनील, अगर यहाँ पर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे कहीं ना कहीं, हमने भी दौरा किया 20-25 दिन, हम भी रहे पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में, स्थानीय मुद्दे वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगर नेताओं की बात करें तो वो ना तो टीएमसी के नेता और ना बीजेपी के नेता मुद्दों पर नहीं आना चाहते। हवाबाजी में बात हो जाती है, जय श्री राम पर बात हो जाती है, सिंडिकेट पर बैंक बात हो जाती है, तोलाबाजी पर बात हो जाती है। जितनी परेशानियां लोकल लोगों को है, सड़क की बात करें, बेरोज़गारी की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, इन पर बातचीत नहीं हो रही। ये स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं दब गए फर्स्ट फेज में। भूपेश जी, जितने भी प्रदेश के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसमें एक बीजेपी की रणनीति होती है, और बीजेपी के
पास केवल चेहरा है नरेंद्र मोदी, और आप इस चेहरे में बात कीजिए किसी भी बीजेपी नेता के पास, तो केवल वो नरेंद्र मोदी के लिए बात करता है। नरेंद्र मोदी ये कर देंगे, नरेंद्र मोदी वो कर देंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। ये तो आप नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी एक चेहरा हो सकते हैं। और ये बीजेपी की एक रणनीति होती है कि ऐसे मुद्दों में उलझा करके विपक्ष की पार्टियों को रखे, और विपक्ष की पार्टियां जब उस मुद्दे को समझ पाती हैं और उस पर रणनीति तय कर पाती हैं, तब तक बीजेपी एक दूसरा मुद्दा दे देती है। तो ये राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आखिर में आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। यदि स्थानीय मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो तृणमूल कांग्रेस को वो चीजें रखनी पड़ेंगी कि पिछले इलेक्शन में हमने ये वायदे किए थे, इतने पूरे किए। यदि हम वर्तमान के घोषणा पत्र की बात करें तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि दोनों तृणमूल टीएमसी की और बीजेपी के घोषणा पत्र की बात करें तो बीजेपी का घोषणा पत्र बहुत ज्यादा मजबूत है। यदि उसकी तुलनात्मक अध्ययन करें तो बहुत सारे वायदे बीजेपी ने किए हैं। जैसे 2-4 एग्जाम्पल है, जैसे महिलाओं की लड़ाई हो रही है, कहते दीदी चाहती हैं, महिलाओं में बड़ा प्रिय हैं, तो उन्होंने कहा 1000 रुपये हम विधवाओं को पेंशन देंगे, उन्होंने कहा 3000 देंगे। बसों में उन्होंने फ्री कर दिया, उन्होंने फ्री का किया ही नहीं। मछुआरों को 6000 देने की बात उन्होंने कह दी, किसानों को 3 साल का इकट्ठा देने की बात कर दी। तो जब ये मुद्दे हैं वहाँ पे, उन मुद्दों के आधार पर यदि बीजेपी चुनाव लड़ना चाहेगी और तृणमूल कांग्रेस अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहेगी, तो मुझे लगता है कि कुछ और चीजें निकल के आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं हवाबाजी और एक दूसरे के नेताओं पर घिरने का प्रयास। चलिए आज मैं छोटा सा 1 सेकंड कहूंगा कि आज मुझे मैं भी आहत हूं इस बात को लेकर के कि आज ममता दीदी ने जो कहा प्रधानमंत्री को लेकर के, बड़ा तूतड़ा कहा कि वो मार्केटिंग करने गया है। ये भाषा अभी नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में 7 फेज और बचे हैं, तो क्या सारी मर्यादाएं, भाषा की मर्यादाएं टूट जाएंगी, आपसी प्रोटोकॉल की मर्यादाएं टूट जाएंगी। आने वाले 7 चरणों में ये चुनाव हिंसक भी हो सकता है, गाली गलौज भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी। संपूर्ण जितने चरण बचे हैं उनमें पूर्णतः शांतिपूर्वक तरीके से ये हो जाए, और क्या ये हो पाएगा इस पर सभी की नज़र बनी रहेगी। फिलहाल शालिनी नेहा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। प्रभात तिवारी टीएमसी से हमारे साथ जुड़े रहे। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 5:30 बजे तक करीब 79% जो वोट हैं वो पड़ चुके हैं, और अभी भी बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कई पोलिंग स्टेशंस पर जो लोग हैं वो लंबी कतारों में खड़े हैं, और जो इन कर चुके हैं उनको वोट करने दिया जाएगा। कुछ ही देर में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हमारी नज़र उस पर भी बनी रहेगी। पल पल की जानकारी से आपको अपडेट कराते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाज़त, सलाम। খেলা হবে বিকাশ